हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज है 1 फरवरी 2022 और आज की करंट अफेयर्स हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि साइबर हमले के प्रभाव के आकलन के लिए सेफ सिक्योरिटी और इन्फोसिस के बीच एक समझौता हुआ है। ठीक है, तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि जो सेफ सिक्योरिटी और जो इन्फोसिस कंपनी है उसके बीच एक एमओयू साइन हुआ है। इन दोनों के बीच एक समझौता हुआ है और ये समझौता किस चीज़ को लेकर हुआ है? तो ये जो साइबर हमले का प्रभाव होता है, जो साइबर हमले होते हैं उनके प्रभाव के आकलन को रोकने के लिए, हमले को रोकने के लिए, इनके आकलन को करने के लिए किसके साथ समझौता हुआ है? तो सेफ सिक्योरिटी का समझौता हुआ है इन्फोसिस के साथ। अब बात आती है कि इन्फोसिस की स्थापना कब होती है? 1981 के अंदर इसकी स्थापना होती है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो बेंगलोर के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और इसके जो सीईओ हैं, हाल ही में जो इसके सीईओ हैं वो कौन है? सलील पारेख जी इसके सीईओ हैं इन्फोसिस के। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि रेलवे बोर्ड है जो उसके चेयरमैन कौन है? रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन हाल ही में नियुक्त किए गए थे, तो ये कौन किए गए थे? पी के त्रिपाठी ये किए गए थे। विनय कुमार त्रिपाठी रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हाल ही में नियुक्त किए गए थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो वित्त मंत्रालय है उसके द्वारा राजस्थान और आंध्र प्रदेश को, दो राज्य हैं, उनको बिजली क्षेत्र में सुधार के लिए देखिएगा वित्त मंत्रालय के द्वारा आंध्र प्रदेश और राजस्थान राज्य को क्या दिया गया है? बिजली क्षेत्र में सुधार के लिए कितने रुपए दिए गए हैं? तो इनको 7,309 करोड़ रुपए इनको दिए गए हैं। 309 करोड़ रुपए इनको दिए गए हैं। किसको? आंध्र प्रदेश और राजस्थान को वित्त मंत्रालय के द्वारा बिजली क्षेत्र में सुधार करने के लिए ये इनको पैसे दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं कि वर्तमान में हमारी वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण कौन है? हमारी वर्तमान में वित्त मंत्री हैं और ये 1 फरवरी को आज के दिन ही ये क्या पेश करेंगी? बजट पेश करेंगी। ठीक है, तो जो वित्त मंत्री है यही बजट पेश करता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। तो जो आंध्र प्रदेश है इसके सीएम कौन है? यहाँ के सीएम है जगनमोहन रेड्डी, यहाँ के सीएम हैं और इन्होंने ही कौन सी योजना की शुरुआत की है? तो जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप जो प्रोजेक्ट है वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी के द्वारा स्टार्ट किया गया है। उसके बाद देखते हैं कि यहाँ के गवर्नर कौन है? तो यहाँ के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन जी। विश्वभूषण हरिचंद्रन यहाँ के गवर्नर हैं और विश्वभूषण हरिचंद्रन को कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो जो कलिंग रत्न अवार्ड है वो किसको दिया गया है? कलिंग रत्न अवार्ड ये आंध्र प्रदेश के जो गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन, इनको मिला है कलिंग रत्न अवार्ड। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि राजस्थान के बारे में। देखिएगा राजस्थान के जो सीएम हैं वो कौन है? अशोक गहलोत राजस्थान के सीएम हैं और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो कौन है? तो कलराज मिश्र यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है, इतनी बात आप याद रखिएगा। उसके बाद जो एरिया के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो जो राजस्थान है वो टॉप पर है और अगर हम बात करते हैं पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग तो जो यूपी है वो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कौन से पोजीशन पर है? फर्स्ट पोजीशन पर है यूपी। ठीक है, इतनी बात आप इस क्वेश्चन से जरूर याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि विजन डॉक्यूमेंट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये जो विजन डॉक्यूमेंट है ये लॉन्च किया है खाद्य मंत्रालय के द्वारा। खाद्य एवं जो प्रसंस्करण मंत्रालय है
प्रसंस्करण मंत्रालय है उसके द्वारा ये विजन डॉक्यूमेंट लॉन्च किया गया है। और ये कौन सी योजना के तहत लॉन्च किया गया है? तो जो मिशन है, मिशन इसका कौन सा है? तो मिशन कर्मयोगी के तहत, मिशन कर्मयोगी के तहत ये विजन डॉक्यूमेंट लॉन्च किया गया है। ठीक है, और जो हमारे केंद्रीय खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री हैं वो कौन है? तो वे हैं पशुपति कुमार पारस जी। पशुपति कुमार पारस क्या है? हमारे वर्तमान में केंद्रीय खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री हैं और उन्होंने ही विजन डॉक्यूमेंट लॉन्च किया है और कर्मयोगी मिशन के तहत ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो आईआईटी जोधपुर है उसके शोधकर्ताओं ने कोविड के निदान के लिए एआई संचालित, जो आईआईटी जोधपुर है इसने क्या किया है कि जो कोविड है उसके निदान के लिए, कोविड के निदान के लिए एआई तकनीक संचालित की है, तकनीक संचालित की है। ये किसके द्वारा की गई है संचालित? तो ये आईआईटी जोधपुर के वैज्ञानिकों के द्वारा ये कोविड के निदान के लिए एआई तकनीक संचालित की गई है। और जो ओमिक्रॉन है ये किसका वेरिएंट है? ओमिक्रॉन ये कोविड-19 का ही वेरिएंट है और इसका जो कौन सा है? तो B.1.529 ये इसका वेरिएंट है, कोविड-19 का वेरिएंट है। B.1.529 ओमिक्रॉन है और ये कहाँ से पाया गया है? तो ये साउथ अफ्रीका के अंदर पाया गया था। ठीक है, उसके बाद है कि जो B.1.617.1 है ये कौन सा वेरिएंट है? तो कप्पा वेरिएंट है। और B.1.617.2 ये कौन सा वेरिएंट है? तो डेल्टा वेरिएंट है। और डेल्टा और ओमिक्रॉन को मिला करके कौन सा वेरिएंट बनाया गया था? तो डेल्टा क्रोन वेरिएंट जो था, इसके अंदर डेल्टा क्रोन वेरिएंट में डेल्टा वेरिएंट के भी लक्षण पाए गए हैं और ओमिक्रॉन वेरिएंट के भी लक्षण पाए गए हैं। ठीक है, तो इतनी बात आप याद रखिएगा। और जो न्यूवेव है, न्यूको है, ये हाल ही में कोविड-19 का नया वेरिएंट पाया गया है और जो कि अभी हाल ही में साउथ अफ्रीका में पाया गया है और साउथ अफ्रीका में भी चमगादड़ों के अंदर पाया गया है। अच्छी बात यह है कि अभी तक ये मनुष्यों के अंदर नहीं पाया गया है। ठीक है, वरना ये बहुत ज्यादा खतरनाक वायरस बताया जा रहा है, न्यूको वायरस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? और जो ओमिक्रॉन जो है इसके लिए कौन सी किट तैयार की गई थी? तो ओमिशोर नामक किट इसके लिए तैयार की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो थाईलैंड है और सऊदी अरब है उनके बीच एक विवाद था। थाईलैंड और सऊदी अरब ये जो है इनके बीच क्या था कि इनके बीच 30 साल से एक घटना हुई थी। 30 साल पहले एक घटना हुई थी। कौन सी घटना? इसमें जो रतन हीरे थे वो चोरी हो गए थे, मतलब रतन चोरी की एक घटना हुई थी सऊदी अरब के अंदर। सऊदी अरब प्लेस में एक घटना हुई थी रतन चोरी की। उसके कारण क्या हुआ था कि इनके बीच में खींचातानी चल रही थी थाईलैंड और सऊदी अरब के बीच में। लेकिन अब हाल ही में इन्होंने क्या किया है, थाईलैंड और सऊदी अरब ने अपने राजदूत जो हैं वो यहाँ पर नियुक्त किए हैं और जो 30 साल का नियुक्त किए और जो 30 साल का जो इनका संबंध था उसको बहाल किया है। 30 साल के संबंध को इन्होंने अब बहाल किया है। तो ये किसने किया है? थाईलैंड और सऊदी अरब के द्वारा ये काम किया गया है। और ये संबंध जो है ये किस लिए ठंडा पड़ गया था? तो ये रतन चोरी हो गई थी यहाँ पर सऊदी अरब में, इसी के कारण ये खराब हो गया था। उसके बाद चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट है कि भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल की बिक्री के लिए $375 मिलियन का समझौता किया है। भारत ने किसके साथ? फिलीपींस के साथ जो ब्रह्मोस मिसाइल है। अब बात आती है ब्रह्मोस मिसाइल की, तो ये कैसी मिसाइल है? ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। सुपरसोनिक क्रूज गाइडेड मिसाइल है। गाइडेड का मतलब दागो और भूल जाओ के, फायर एंड फॉरगेट के टेक्नोलॉजी पर ये डिपेंड करती है, मतलब
फायर एंड फॉरगेट, दागो और भूल जाओ। क्रूज मिसाइल ये मतलब एंटी गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल है, और ये सुपरसोनिक का मतलब है, मतलब इसकी हवा जो गति है वो इसकी बहुत ज़्यादा तेज है। तो 2.8 मैक जो है ये इसकी स्पीड है। जो ये मैक होता है ये किसकी स्पीड की, गति की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मैक होती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम कि ये जो डील हुई है ब्रह्मोस मिसाइल को की बिक्री की जो डील हुई है, का समझौता हुआ है, ये किसके साथ हुआ है, भारत और फिलीपींस के साथ हुआ है। तो और ये कितने का हुआ है, तो 375 मिलियन डॉलर का, 375 मिलियन डॉलर का ये समझौता हुआ है फिलीपींस के साथ। ठीक है, अब बात करते हैं फिलीपींस की। तो फिलीपींस की जो कैपिटल है ये क्या है, मनीला इसकी कैपिटल है, और यहीं पर मनीला के अंदर ही अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, मनीला के अंदर स्थित है। और अगर बात आ जाए कि जो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है, ये कहाँ पर है, तो ये राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक उड़ीसा के अंदर है, भारत के में है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है ये कटक उड़ीसा में है, और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला फिलीपींस के अंदर ही है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि जो बाल विवाह है, बाल विवाह पर कानून किसने पारित किया था, बाल विवाह पर कानून पारित किया था फिलीपींस के राष्ट्रपति के द्वारा, इस पर जो है कानून पारित किया गया था। और अभी हाल ही में जो बाल मुक्त जिला बना था, बाल मुक्त पहला जिला था, ये कौन सा जिला बना, तो गंजम जो डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा के अंदर, ये हाल ही में पहला बाल मुक्त जिला, बाल विवाह मुक्त जिला बना था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है, रेमन मैग्सेसे जो पुरस्कार है ये कहाँ पर, जिसको एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है, ये कहाँ दिए जाते हैं, तो फिलीपींस की राजधानी जो मनीला है उसके अंदर ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिए जाते हैं। और 2019 के अंदर रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसको मिला था, तो रवीश कुमार, जो कि एनडीटीवी के एडिटर है, पत्रकार है एनडीटीवी के रवीश कुमार, इनको 2019 के अंदर ये दिया गया था रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, एशिया का नोबेल प्राइज जिसको हम कहते हैं। ठीक है, इतनी बात आप याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि जो गगनयान मिशन है उसके लिए, गगनयान मिशन जो है ये भारत का पहला मानव रहित मंगल मिशन है, मंगल के लिए मिशन है गगनयान, और जिसको अब 2022 के अंदर लॉन्च किया जाएगा। इसके लिए क्या किया गया है कि गगनयान मिशन के लिए इसरो ने तरल प्रणोदक आधारित एक विकास इंजन का जो गगनयान जो है इसके लिए क्या किया है कि इसरो ने विकास इंजन का सफल परीक्षण किया है, विकास इंजन का परीक्षण किया है, किसने, गगनयान के लिए इसरो के द्वारा ये परीक्षण किया गया है। और ये जो ये विकास इंजन है जो ये कैसा है, ये तरल प्रणोदक आधारित है। विकास इंजन किस आधारित है, तो तरल प्रणोदक आधारित ये विकास इंजन है, और ये किस में यूज होगा, तो ये गगनयान के अंदर यूज होगा। और गगनयान भारत का पहला मानव युक्त जो अंतरिक्ष यान होगा, ये कौन सा होगा, गगनयान होगा। ठीक है, इतनी बात आप याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं, बात करते हैं इसरो की, ये इसरो के द्वारा किया गया है, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है, और 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना होती है, 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना होती है। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है, तो जो विक्रम साराभाई थे उनके द्वारा इसकी स्थापना की जाती है, इसके जनक कहे जाते हैं। और जो इसका हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो बेंगलुरु के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और इसके हाल ही में जो अध्यक्ष हैं, इसरो के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो कौन बनाए गए हैं, एस सोमनाथ जी इसके हाल ही में इसरो के अध्यक्ष बनाए गए हैं। और जो इसरो का सैटेलाइट स्पेस लॉन्चिंग सेंटर है, जो लॉन्चिंग स्पेस सेंटर है वो कहाँ पर है, तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के अंदर इसरो का जो लॉन्चिंग सेंटर है, स्पेस लॉन्चिंग सेंटर है, वो कहाँ है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इतनी बात आप याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने 150 गांव को, 150 जो गांव हैं उनको उत्कृष्ट गांव बनाने के
उत्कृष्ट गांव बनाने की घोषणा की है। तो 150 गांव को उत्कृष्ट गांव बनाने की घोषणा की है। और ये जो उत्कृष्ट गांव बनाए जाएंगे ये किसकी हेल्प से बनाए जाएंगे? तो जो इजराइल है उसकी हेल्प से पहले भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये 29 गांव को बना चुकी है, उत्कृष्ट गांव 29 गांव को बना चुकी है। और अब हाल ही में कितने गांव को उत्कृष्ट बनाने की घोषणा की है? तो 150 गांव को उत्कृष्ट बनाने की घोषणा की है। उसके बाद अब बात आती है इजराइल की। तो इजराइल की जो कैपिटल है वो क्या है? जेरूसलम यहाँ की कैपिटल है। जेरूसलम यहाँ की कैपिटल है। और यहाँ की जो मुद्रा है वो क्या है? न्यू शेकेल यहाँ की मुद्रा है, न्यू शेकेल यहाँ की। और उसके बाद यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? इसहाक हर्जोग, इसहाक हर्जोग यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, हर्जोग यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ये तो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो नेफ्ताली बेनेट, नेफ्ताली बेनेट यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। और यहाँ की इजराइल की जो संसद है इसका क्या कहा जाता है? तो इजराइल की संसद को कहा जाता है नेसेट, इसकी संसद को कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात याद रखिएगा। और जो ओफेक 16 स्पाई सैटेलाइट है, ओफेक 16 जो स्पाई सैटेलाइट है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ये जो सैटेलाइट है ये लॉन्च किया गया था इजराइल के द्वारा ही। और जो जलवायु परिवर्तन है उसको किसका राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा घोषित किसने किया है? जलवायु परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा, जलवायु परिवर्तन को किसका राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा किसने लॉन्च किया था? तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा घोषित कर दिया इजराइल के द्वारा। और अभी हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा नीति कौन से देश के द्वारा जारी की गई थी? तो ये पाकिस्तान के द्वारा जारी की गई थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में जो चर्चा में रहा है आदिवासी ध्वज, आदिवासी ध्वज बहुत ज्यादा खबरों में रहा है। उसका क्या किया है कि जो उसका कॉपीराइट है वो किसने खरीद लिया है? $2 करोड़ में ऑस्ट्रेलिया के द्वारा इस आदिवासी ध्वज का जो कॉपीराइट है वो खरीद लिया गया है। आदिवासी ध्वज ये किससे रिलेटेड है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड है आदिवासी ध्वज। और ये हाल ही में बहुत चर्चा में रहा है। और ये क्यों चर्चा में है? क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया है उसने क्या किया है? $2 करोड़ में ये क्या खरीद लिया है? इसका कॉपीराइट, 2 करोड़ में इसका कॉपीराइट खरीद लिया है। और ये जो आदिवासी ध्वज है ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो इसको बनाया गया था 1971 के अंदर। 1971 में एक स्वदेशी कलाकार हैं हेरोल्ड थॉमस, हेरोल्ड थॉमस 1971 में एक स्वदेशी कलाकार हैं जो हेरोल्ड थॉमस है, उनके द्वारा इस आदिवासी ध्वज को बनाया गया था। और अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की जो गवर्नमेंट है उन्होंने 2 करोड़ रुपयों में हेरोल्ड थॉमस से इसका कॉपीराइट खरीद लिया है। ठीक है, और जो ये आदिवासी ध्वज है ये क्यों बनाया गया था? तो ये विरोध के प्रतीक के रूप में इसको बनाया गया था। किसके रूप में? विरोध के प्रतीक के रूप में, विरोध के प्रतीक के रूप में इसको बनाया गया था। ठीक है, इतनी बात आप याद रखिएगा। 1971 के अंदर इसको बनाया गया था और हेरोल्ड थॉमस के द्वारा बनाया गया था। और अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने इसे खरीद लिया है, इसका कॉपीराइट जो है वो खरीद लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात आती है तो जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? इसकी कैपिटल क्या है? तो कैनबरा इसकी कैपिटल है, कैनबरा इसकी कैपिटल है। और यहाँ की जो मुद्रा है, मुद्रा क्या है? जो करेंसी है वो डॉलर है यहाँ की। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन है? तो स्कॉट मॉरिसन यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, उसके बाद है कि जो ऑस्ट्रेलिया की जो न्यायाधीश है, ऑस्ट्रेलिया की न्यायाधीश कौन है? तो यहाँ की न्यायाधीश है हिलेरी चार्ल्स वर्थ। यहाँ ऑस्ट्रेलिया की न्यायाधीश है हिलेरी चार्ल्स वर्थ, हिलेरी चार्ल्स वर्थ
इनको क्या किया गया है कि इनको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे के अंदर न्यायाधीश इनको नियुक्त किया गया है, न्यायाधीश नियुक्त किया गया है आईसीजे के अंदर। तो जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर है द हेग, नीदरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है द आईसीजे का। उसके बाद जो आईसीजे है ये यूएनओ का एक पार्ट है। यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका न्यूयॉर्क के अंदर यूएनओ का हेडक्वार्टर है। जो नीदरलैंड है इसके अंदर हाल ही में जो कैनाल लॉक है, दुनिया का सबसे बड़ा कैनाल लॉक है, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया था, तो कैनाल लॉक का उद्घाटन किया गया था नीदरलैंड के अंदर ही। नीदरलैंड की जो कैपिटल है उसका नाम क्या है, एम्स्टर्डम यहाँ की कैपिटल का नाम है। और यहाँ की जो वो करेंसी है वो कौन सी है, यूरो यहाँ की करेंसी है। और सना मारीन यहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है कि जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर बिग बैश होती है उसमें खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन से बने हैं, पहले भारतीय खिलाड़ी। जो बिग बैश है उसमें खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं, तो जो उन्मुक्त चंद हैं ये बिग बैश, ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं, ठीक है। और जो यहाँ के जो द्वीप हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो द्वीप हैं उनके नाम, द्वीप के नाम किसके नाम पर करने की घोषणा की है, तो जो एलिजाबेथ है, महारानी एलिजाबेथ है, उसके नाम पर ऑस्ट्रेलिया के द्वीपों का नाम करने की घोषणा कर दी गई है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया है ये एक क्वाड देशों के पार्ट है। जो ऑस्ट्रेलिया है ये कौन से देशों में आता है, क्वाड देश में आता है ऑस्ट्रेलिया। क्वाड देश में, क्वाड जो है ये इसमें कौन कौन से देश आते हैं, क्वाड के अंदर 4 देश आते हैं, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान और इंडिया, ये 4 देश इसके अंदर आते हैं। और इन चारों के बीच जो उनकी एक्सरसाइज होती है उनको हम क्या कहते हैं, मालाबार एक्सरसाइज कहते हैं, ठीक है। इतनी बात आप याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो एसबीआई बैंक है उसके द्वारा जो और बैड बैंक है उसकी स्थापना के लिए मंजूरी उसको मिल गई है। एसबीआई बैंक को जो बैड बैंक है उसकी स्थापना के लिए मंजूरी मिल गई है, ठीक है। बैड बैंक क्या है कि एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। जो बैड बैंक है इसको आप क्या कह सकते हैं कि ये एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। कौन सा, बैड बैंक मैनेजमेंट कंपनी। और जो ये बैड बैंक है अभी इसको बनाने की मंजूरी किसको मिली है, एसबीआई को इसकी मंजूरी मिली है। तो जो एसबीआई है इसका नाम कब इंपीरियल बैंक से एसबीआई कब पड़ता है, 1955 के अंदर पड़ता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। और दिनेश कुमार खारा वर्तमान में इसके सीईओ हैं, दिनेश कुमार खारा इसके सीईओ हैं। अब देखते हैं कि जो एसबीआई है ये 1955 में, ये मतलब स्टार्टिंग कहाँ से होती है इनकी, तो स्टार्टिंग में जो है 3 बैंक होते हैं। स्टार्टिंग में कौन कौन से बैंक होते हैं, तो सबसे पुराना बैंक है बैंक ऑफ कोलकाता। कोलकाता का जो बैंक है ये सबसे पुराना है, 1809 का बैंक है ये। और उसके बाद कौन सा बैंक है, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बॉम्बे ये 1840 का बैंक है। और बैंक ऑफ मद्रास ये बैंक है 1843 का। तो ये 3 बैंक थे, इन तीनों को मर्ज करके क्या किया गया, 1921 में इनको मर्ज कर दिया गया। और किस में क्या बना दिया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इन तीनों को मर्ज करके बना दिया गया, ठीक है। उसके बाद 1955 के अंदर इस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम क्या कर दिया गया, एसबीआई कर दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। और इसके सीईओ कौन है, वर्तमान सीईओ है इसके दिनेश कुमार खारा जी इसके सीईओ हैं। और 1955 में इसका नाम एसबीआई होता है, ठीक है। और हाल ही में एसबीआई को बैड बैंक की स्थापना के लिए स्वीकृति मिली है। और बैड बैंक मैंने आपको बता दिया, इसको हम क्या कह सकते हैं, एएससी हम इसको कह सकते हैं, जैसे कि एएमसी कह सकते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि जो आईआईटी खड़गपुर है, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी खड़गपुर इसकी स्थापना कब होती है, तो जो आईआईटी खड़गपुर है इसकी स्थापना 1951 के अंदर होती है। और ये कहाँ है, तो वेस्ट बंगाल के अंदर है आईआईटी खड़गपुर, ठीक है।
नेक्स्ट इसमें इसने आईआईटी खड़गपुर है, इसने क्या किया है कि जो यहाँ के वैज्ञानिक हैं उन्होंने ओरल कैंसर का पता लगाने के लिए एक पोर्टेबल डिवाइस लॉन्च की है। ओरल जो कैंसर होता है, ओरल कैंसर, इसके लिए इसका पता लगाने के लिए पोर्टेबल डिवाइस विकसित की है। पोर्टेबल डिवाइस विकसित की है, ठीक है। और ये आईआईटी खड़गपुर के द्वारा ये विकसित की गई है, जिसकी स्थापना 1951 के अंदर होती है। और ये कहाँ पर स्थित है? वेस्ट बंगाल के अंदर ये स्थित है। ओरल कैंसर की बात करते हैं तो जो ये ओरल कैंसर है, ये हमारे माउथ में माउथ के किसी भी पार्ट में ये ओरल कैंसर डेवलप हो सकता है। और इसके रीजन क्या हो सकते हैं कि जो तंबाकू है उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज मतलब करते हों, या फिर जो अल्कोहल है उसका ज़्यादा यूज करने से क्या हो सकता है, हमें ओरल कैंसर हो सकता है। और ओरल कैंसर हमारे माउथ से रिलेटेड होता है, माउथ के किसी भी पार्ट में जो ओरल कैंसर है ये डेवलप हो सकता है, ठीक है। और उसका पता लगाने के लिए, ओरल कैंसर का पता लगाने के लिए ही पोर्टेबल डिवाइस किसने विकसित की है? तो आईआईटी खड़गपुर के द्वारा ये विकसित की गई है, ठीक है। इतनी बात आप याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि जो भारत और यूके है, भारत और यूके के बीच क्या किया गया है। भारत और यूके की मुक्त व्यापार समझौते की पहली दौर की जो वार्ता है ये संपन्न हो गई है। किस किस के बीच? तो भारत और यूके के बीच। भारत और यूके के बीच कौन सी थी? तो ये थी पहली मुक्त व्यापार समझौते की पहली बैठक की फर्स्ट मीटिंग थी और ये संपन्न हो गई है। ये मीटिंग संपन्न हो गई है। किस किस के बीच थी? तो भारत और यूके के बीच थी। मुक्त व्यापार समझौते की मीटिंग थी, पहले दौर की वार्ता है जो ये संपन्न हो गई है, ठीक है। इतनी बात याद रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं कि जो यूके है इसकी कैपिटल क्या है। तो इसकी कैपिटल है लंदन, इसकी कैपिटल है। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन है? तो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। और स्वचालित कारों को सड़कों पर चलाने की कानूनी देने वाला, जो देखिएगा जो स्वचालित कार हैं उनको सड़कों पर चलाने की कानूनी अनुमति देने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो ये बन गया है पहला देश यूके बन गया है। पहला देश यूनाइटेड किंगडम है, स्वचालित कार सड़कों पर चलाने के लिए कानूनी अनुमति देने वाला पहला देश है, ठीक है। इतनी बात आप याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है कि जो ये हाल ही में मैंने आपको कल बताया था कि जो टेनिस टूर्नामेंट है इसके अंदर जो पहला ग्रैंड स्लैम होता है, साल का पहला ग्रैंड स्लैम होता है, ये कौन सा है? तो ये होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। साल का पहला ग्रैंड स्लैम कौन सा होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो 2022 है इसको पुरुष और महिला वर्ग दोनों के द्वारा जीत लिया गया है। ये कंप्लीट हो गया है। पुरुष और महिला वर्ग में किसने जीता है? तो जो पुरुष है इसमें किसने जीता है? राफेल नडाल के द्वारा ये जीता गया है। और जो महिला है इसमें किसने जीता है? तो जो एशले बार्टी हैं उनके द्वारा ये जीता गया है। जो राफेल नडाल हैं ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो राफेल नडाल स्पेन के हैं। और एशले बार्टी कहाँ की हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया की हैं, एशले बार्टी, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि जो राफेल नडाल हैं ये 21 जो ग्रैंड स्लैम है उनको जीतने वाले इन्होंने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। 21 ग्रैंड स्लैम जीतकर इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। इससे पहले 20 ग्रैंड स्लैम किसने जीते हैं? तो जो नोवाक जोकोविच हैं उन्होंने भी 20 ग्रैंड स्लैम जीत लिए। और उसके बाद जो राफेल नडाल हैं उन्होंने भी जीते हैं 20 ग्रैंड स्लैम। ये 3 जो बंदे हैं उन्होंने ये ग्रैंड स्लैम जीते हैं, ठीक है।
उसके बाद देखिएगा कि जो यूएस ओपन था, यूएस ओपन किसके द्वारा, जो विंबलडन ओपन है एशले बार्टी के द्वारा ही विंबलडन ओपन 2021 भी एशले बार्टी ने ही जीता था। ठीक है, और जो यूएस ओपन है इसको किसके द्वारा जीता गया था, जो यूएस ओपन है ये साल का आखिरी ग्रैंड स्लैम होता है। तो यूएस ओपन 2021 किसके किसके द्वारा जीता गया, तो ये पुरुष में किसने जीता था, यूएस ओपन 2021 पुरुष के अंदर जीता गया था डेनियल मेदवेदेव के द्वारा, डेनियल मेदवेदेव के द्वारा ये जीता गया था। और महिला वर्ग में किसके द्वारा जीता गया था, एम्मा रादुकोनु के द्वारा ये जीता गया था, एम्मा रादुकोनु के द्वारा। ठीक है, इतनी बात आप याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं कि जो ये 3 जून को कौन से देश की सरकार ने क्या किया था, 3 जून को राष्ट्रीय टेनिस दिवस मनाने का फैसला किया था। 3 जून को राष्ट्रीय टेनिस दिवस मनाने की घोषणा किसने की है, तो राष्ट्रीय टेनिस दिवस मनाने की घोषणा किसने की है, स्पेन के अंदर 3 जून को हर साल क्या मनाया जाएगा, राष्ट्रीय टेनिस दिवस मनाया जाएगा। और ये क्यों मनाया जाएगा, क्योंकि जो राफेल नडाल हैं उनका राफेल नडाल का जो हैप्पी बर्थडे है वो कब है, तो राफेल नडाल का हैप्पी बर्थडे है 3 जून को, और इसी दिन क्या मनाया जाएगा, राष्ट्रीय टेनिस दिवस मनाया जाएगा। और किंग ऑफ क्ले कोर्ट किसको कहा जाता है, तो जो किंग ऑफ क्ले कोर्ट है ये भी राफेल नडाल को कहा जाता है। ठीक है, और क्ले कोर्ट पर कौन सा खेला जाता है, तो जो फ्रेंच ओपन है ये कहाँ पर खेला जाता है, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। ठीक है, इतनी बातें आप याद रखिएगा। और जो सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है ये कौन सा है, तो जो विंबलडन ओपन है ये सबसे पुराना है, 1870 के अंदर ये शुरू हुआ था। और उसके बाद जो सबसे नया है वो कौन सा है, तो जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है ये सबसे नया है, 1905 के अंदर इसकी शुरुआत होती है और ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। और जो विंबलडन है ये कहाँ खेला जाता है, ग्रास कोर्ट पर ये खेला जाता है। ठीक है, इतनी बात आप इस टेनिस टूर्नामेंट के बारे में भी जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिएगा फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।